कंटिन्यू करेंगे। ऑलिगोपॉली डिस्कस करने वाले हैं अभी। ऑलिगोपॉली के रिगार्डिंग जो थ्योरी है, ऑलिगोपॉली मतलब क्या बोला है? कंपटीशन अमंग द फ्यू, फ्यू सेलर्स आर गोइंग टू बी देयर, फ्यू सेलर्स। हमने मोनोपोली में सिंगल सेलर बोला, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर बोला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ऑलिगोपॉली में फ्यू सेलर्स आर गोइंग टू बी देयर। प्रोफेसर स्टिगलर, प्रोफेसर स्टिगलर इनका डेफिनेशन आया है, सिचुएशन इन विच फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ फ्यू क्लोज राइवल्स। फ्यू फर्म्स हो तो क्या करना पड़ेगा? आपका जो भी मार्केट पॉलिसी रहेगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? कुछ हद तक जो भी आपके क्लोज राइवल्स हैं उनके बिहेवियर पर, उनके बिहेवियर पर, सही है। क्योंकि जैसे कि मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है ना, ये जो इंडस्ट्री है ये ऑलिगोपॉली में आएगी, क्योंकि देर आर फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में, फ्यू सेलर्स आर देयर। और वो फ्यू सेलर्स में क्या हो जाएगा, जो भी क्लोज राइवल्स है उनका बिहेवियर जैसे उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा, उनका मार्केट पॉलिसी ओरिजिनल फॉर्म को फ्रेम करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, अगर आपके राइवल ने प्राइसेस कम कर दिए आपको भी करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आप मार्केट शेयर खो दोगे बहुत अच्छा खासा। ओके, सो मोस्टली डिपेंड करेगा आपका डिसीजन मेकिंग आपके क्लोज राइवल के बिहेवियर पे, ऐसा किसका कहना है? प्रोफेसर स्टिगलर इनका कहना है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है व्हेन देयर आर फ्यू, 2 to 10 सेलर्स, नंबर में दे दिया है 2 to 10 सेलर्स रहेंगे ना, तो फ्यू सेलर्स बोलना आप, 2 to 10 सेलर। अब ये कहाँ पे काम में आएगा? ये नंबर्स में दिया हुआ। तो मैं बोलूँ आपको, अगर एग्जांपल आ गया, टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, टूथपेस्ट इंडस्ट्री, टूथपेस्ट का इंडस्ट्री किसका एग्जांपल है? इतना ही पूछा तो ये आप लिखोगे मोनोपोली में, ऑलिगोपोली में, या आप लिखोगे इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या आप इसको लिखोगे परफेक्ट कंपटीशन में। कहाँ पे लिखोगे? अगर आपको सिर्फ पूछा है टूथपेस्ट इंडस्ट्री तो आंसर शुड बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन आपको एग्जाम्पल में फ्रेम करके दे दिया दूसरे तरीके से, सिर्फ टूथपेस्ट इंडस्ट्री नहीं बोला है, क्या लिखा है आगे आपको दे दिया, कुछ फर्म्स के नाम, 1 2 3 4 फर्म्स आर देयर, सारे फर्म्स के शेयर बता दिए, मार्केट शेयर। तो आपको 2 to 10 नंबर्स में अगर दिया है, फर्म्स जो भी है ना 2 to 10 नंबर्स के रेंज में बैठ रही है, तो आप बोलोगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोपोली। तब आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं बोलना है। आपको अगर टू 2 to 10 सेलर्स के नाम दिए गए हैं एग्जाम्पल में फ्रेम करके, तो आपने बोलना है ऑलिगोपोली मार्केट रहेगा। ओके, अगर आपको नहीं दिया है डिटेल, सिर्फ टूथपेस्ट इंडस्ट्री पूछा है, तो यू आर गोइंग टू राइट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप इट इज क्लियर। और जो भी सेल करेंगे प्रोडक्ट ऑलिगोपोली में, मैंने जैसे बोला होमोजीनियस भी चलेंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी चलेंगे, दोनों टाइप के हो सकते हैं ऑलिगोपोली में। अब कुछ एग्जांपल आए हैं ऑलिगोपोली इंडस्ट्री के, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज एन ऑलिगोपोली मार्केट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड सप्लाई, मोबाइल टेलीफोनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। मैं बोलूंगी ना, ये तो एग्जांपल आ जाए, ऑलिगोपोली समझ में आना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड सप्लाई, मोबाइल टेलीफोनी एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑलिगोपोली मार्केट। देन कुछ डिस्कशन आया है गेम थ्योरी इन ऑलिगोपोली। बोलेंगे कि इसका ना क्या, कैसे एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं डिस्कशन करना है क्योंकि है ही नहीं सिलेबस का पार्ट, बस नाम याद रखना है, थ्योरी ऑफ गेम्स। ओके, प्रोवाइड अ डिफरेंट अप्रोच टू एनालाइज द स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ऑफ ऑलिगोपोलिस्ट अंडर अनसर्टेनिटी। क्या दिखाता है? स्ट्रेटेजिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑलिगोपोलिस्ट का अंडर अनसर्टेनिटी। किसने डेवलप किया है? वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेटन। ओके, ऑस्कर मॉर्गेटन। ओके, नाम याद रखो बस, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, नाम याद रखो, ईयर याद रखो। थेरी का नाम क्या है? थेरी ऑफ गेम्स। ये क्या करती है? प्रोवाइड कर रही है आपको एक एनालिसिस,
कि स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ओलिगोपोलिस्ट का कैसा होना चाहिए अंडर अनसर्टेनिटी, डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गनटर्न इन 1944, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना है। प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर और परफेक्ट बोला है, दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। जब ना ओलिगोपोली में आप आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ओलिगोपोली है क्योंकि फ्यू सेलर्स आर देयर, और इसको प्योर और परफेक्ट क्यों बोल रहे हो, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो। और दूसरी तरफ है डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, मतलब आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पर बेचोगे। एग्जाम्पल इज टैल्कम पाउडर, फ्यू सेलर्स आर देयर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है टैल्कम पाउडर के केस में, इसलिए डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ओपन और क्लोज्ड, ये ओपन क्लोज किसके बेसिस पर, एंट्री के बेसिस पे बोला है। ओपन ओलिगोपोली मार्केट मतलब न्यू फर्म्स कैन एंटर, क्लोज्ड ओलिगोपोली मतलब एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटेटिव, कोल्यूसिव मतलब ना साथ में आ गए हो आप, ओके क्या कर रहे हो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज देयर, एक्ट इन कोलिजन विद ईच अदर, फिक्सिंग प्राइसेस और आउटपुट, प्राइस फिक्स करने के लिए वगैरह साथ में आ गए, फ्यू सेलर साथ में आ गए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना ली, कोल्यूसिव बोलोगे। और अगर कोल्यूसिव नहीं है मतलब कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्पिटिशन चल रहा है फ्यू सेलर्स में, तो कॉम्पिट विद ईच अदर, देन कॉम्पिटेटिव ओलिगोपोली बोलोगे। देन देयर आफ्टर पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल कब बोलोगे, जब मतलब क्या है समझो, देयर आर 5 firms in the market, ओके 1 2 3, समझो ये 4th वन और ये 5th वन वाले का एक पूरा शेयर है, तो मैं बोलूंगी ये 5th वन का ना बहुत ज्यादा लार्ज शेयर है। तो बचा हुआ जो है ना 1 to 4, इनके केस में ही ओलिगोपोली वाला केस बचा, मैं बोलूँ ये 5th वाले का शेयर ऐसा है ना कि उसको मैं ओलिगोपोली का पार्ट नहीं समझ सकती, उसका मोनोपोली बोलूंगी मैं, फिर बचे हुए प्लेयर्स में ओलिगोपोली वाला सिचुएशन है। ओके, तो ये ऐसे नहीं लिख के आता है, एग्जाम एग्जाम में कैसे लिख के आएगा, ओलिगोपोली इज पार्शियल व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, ये 5th वाला। ओके, क्योंकि उसका शेयर बहुत ज्यादा है बड़ा, इसीलिए तो डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म बोला। तब बोलोगे कि उस फर्म को छोड़कर बाकी जो भी बचे ना उनमें ही ओलिगोपोली है, इसलिए पार्शियल बोला है, पूरी तरीके से ओलिगोपोली नहीं दिख के आ रहा है, क्योंकि 1% डोमिनेट कर रहा है, एक फॉर्म डोमिनेट कर रही है, इसलिए पार्शियल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली कब बोलोगे, कॉन्स्पिक्यूअस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, मतलब ऐसा नहीं है, कैसा रहेगा, मे बी फिर शेयर ऐसा कुछ है इनका, कोई एक डोमिनेट कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल बोलकर भी नहीं रहेंगे शेयर, लेकिन कोई एक डोमिनेट कर रहा है फर्म, लार्ज फर्म, ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो उसको बोलोगे फुल ओलिगोपोली, पूरे सारे लोगों में मिलकर ये ओलिगोपोली वाला सीन है। देन नेक्स्ट इज सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट बनाओगे, सारी फर्म्स खुद का बनाया हुआ जो भी प्रोडक्ट है उस सेंट्रलाइज सिंडिकेट के थ्रू ही सेल करेगा। सिंडिकेटेड मतलब सारी फर्म जो भी प्रोडक्शन कर रही है वो उस सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू ही सेल करेगा प्रोडक्ट। और ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड में भी सब लोग साथ में ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने कि प्रोडक्शन जो भी किया हुआ है वो बेचने के लिए कोई सेंट्रल सिंडिकेट वगैरह, इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया है, सेंट्रल एसोसिएशन, जो फिक्स करेगा प्राइसेस या फिर किसने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कोटाज वगैरह डिसाइड किए जाएंगे। ओके, सो फर्म्स आर ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइसेस। लेकिन सिंडिकेट के केस में क्या है, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में तो आप सेंट्रलाइज सिंडिकेटेड जो भी है ना सिंडिकेट, उसके थ्रू सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेल आप खुद ही करो, बस ना आपका सेंट्रल एसोसिएशन फिक्स करके दे रहा है प्राइस या फिर आउटपुट सेट करके दे रहा है, उतना ही करना है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट आर डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म, फ्यू सेलर्स आर देयर, और उनका शेयर तो अच्छा खासा लार्ज है, इसलिए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म बोला है। स्मॉल नंबर, क्वांटिटी में छोटे हैं वो फर्म्स, लेकिन उनका जो शेयर है ना, नंबर में तो कम है ये लोग, लेकिन शेयर जो है ना वो लार्ज है। ओके, शेयर लार्ज रहेगा इसलिए लार्ज फर्म बोला है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, ये क्या है, मुझे बोलो फ्यू सेलर्स आर देयर, कंपटीशन एकदम इंटेंस रहेगा, कंपटीशन इंटेंस रहेगा, और फर्म हैज टू नेसेसरीली रिस्पॉन्ड टू इट्स राइवल्स एक्शन,
तो मैं बोलूं जैसे प्रोफेसर स्टिगलर इन्होंने बोला था कि आपका जो पॉलिसी रहेगा फर्म का, वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा किस पर, आपके राइवल के एक्शंस पर। आपका राइवल क्या कर रहा है। ओके तो वही है, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस इज नथिंग बट जो प्रोफेसर स्टिगलर ने बोला डेफिनेशन में ओलिगोपोली के। सो कंपल्सरी राइवल्स के एक्शन को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली द राइवल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू द फर्म्स एक्शन, वो भी आपके एक्शन को रिस्पॉन्ड करेंगे। सो देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग में इंटरडिपेंडेंस इज देयर। एन ओलिगोपोली फर्म दैट डजंट कंसिडर इट्स राइवल बिहेवियर और इनकरेक्टली अज्यूम्स देम is likely to suffer setback in its profits। मार्केट के बाहर चले जाओगे, ऐसे सेटबैक्स मिलेंगे अगर आप स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस को कंसिडर नहीं करते हो तो। ओके एंड देन नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। मैं बोलूंगी यहाँ पे भी एग्रेसिव या फिर डिफेंसिव मार्केटिंग वेपन्स यूज किए जाएंगे, सेल्स प्रमोशन किया जाएगा इंस्टेड ऑफ प्राइस कटिंग। कोई ना प्राइस को चेंज नहीं करने जाएगा। बेसिकली मैं बोलूँ जब भी ऑलिगोपोली मार्केट आता है ना, सबको पहले याद आना चाहिए प्राइस रिजिडिटी इज गोइंग टू बी देयर। प्राइस कट करने के लिए कोई नहीं जाएगा, मतलब प्राइस लोअर करने के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोअर करोगे तो सारे फ्यू सेलर्स लोअर कर देंगे, तो मैं बोलूँ ओवरऑल लेवल पे सबका ही लॉस होगा ना। तो यूजुअली ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस कटिंग पे कोई भी फोकस नहीं करता है। इंस्टेड दे ट्राई टू कम्पीट ऑन अ नॉन प्राइस बेसिस। और मैं बोलूँ प्राइस कम तो करने का नहीं सोचते हो, प्राइस बढ़ाने का भी नहीं सोचोगे। क्यों? आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्यों लेंगे ना लोग आपसे। आप प्राइस रेज करोगे तो ऑप्शंस आर देयर, दूसरों के पास से परचेस कर ले। तो इसलिए ना ओलिगोपोली मार्केट जब भी आए, प्राइस रिजिडिटी इज गोइंग टू बी देयर, प्राइस चेंज नहीं होगा, कोई करने ही नहीं जाएगा, कोई करने ही नहीं जाएगा। ओके और ये बहुत बार आता है एमसीक्यू, और आप गलत लिखते हो बहुत बार, याद ही नहीं रहता है आपको प्राइस रिजिडिटी मतलब ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट है। ओके सो नॉन प्राइस बेसिस पर करेंगे, अंडर कटिंग वन अनदर। A type of price war will emerge which will drive few of them out। इसीलिए नहीं करेंगे। प्राइस वॉर से क्या हो जाएगा, कुछ लोग मार्केट से बाहर ही हो जाएंगे, इसलिए ना कोई करने नहीं जाएगा, क्योंकि कोई एक करेगा प्राइस कम तो सबको करनी पड़ेगी और सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे क्विकली। ओवरऑल लेवल पे मैं बोलूँ सेलर को चीप प्राइस पे बेचना पड़ेगा और कस्टमर का तो फायदा ही फायदा है। ओके देन ग्रुप बिहेवियर बोला है। मैं बोलूँ ये ग्रुप बिहेवियर मतलब क्या है, सब जो भी फ्यू सेलर्स है ना साथ में आके ग्रुप बिहेवियर की तरह ऑपरेट करेंगे। ओके एग्री टू पुल टुगेदर एज अ ग्रुप इन प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन मैक्सिमम इकोनॉमीज में, मैक्सिमम कंट्रीज में इलीगल है ग्रुप बिहेवियर, इलीगल है ग्रुप बिहेवियर। So what are the features or characteristics of oligopoly market? Then strategic interdependence, importance of advertising and selling cost. Then thirdly, group behavior. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके थेरोटिकल पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कम चीजें कॉन्सेप्चुअल वाली हम डिस्कस कर रहे हैं। देन अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डिओपोली। डिओपोली मतलब ना ओलिगोपोली जैसा ही है, सबसेट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स बोलते हो ना, डिओपोली में क्या बोलोगे, ओनली टू सेलर्स आर देयर, ओनली टू सेलर्स, क्लियरली बोलोगे। मोनोप्सोनी मतलब मोनोपोली के अपोजिट, मोनोपोली के अपोजिट। मोनोपोली में बोलते थे सिंगल सेलर, यहाँ पे मोनोप्सोनी में बोलोगे सिंगल बायर इज देयर, मोस्टली एप्लीकेबल टू द फैक्टर मार्केट इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ अ फैक्टर। ऑलिगो सोनी बोला है, ऑलिगो सोनी। ओके मैं बोलू ऑलिगो सोनी ऐसा रीड करो, वो पी साइलेंट रहेगा। तो सोनी वर्ड जब आ रहा है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट बायर। ओके ऑलिगो पॉली वर्ड जब आ रहा है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट सेलर। पॉली वर्ड आ रहा है तो सेलर, सोनी वर्ड आ रहा है तो बायर। ऑलिगो सोनी फ्यू नंबर बोलूंगी मैं, या फिर फ्यू बायर्स बोलूंगी, फ्यू बायर्स या फिर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स बोला है। बायलैटरल मोनोपोली मतलब दोनों तरफ से, सिंगल सेलर सिंगल बायर, ओनली सिंगल बायर ओनली सिंगल सेलर। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोसोनी मार्केट। ओके आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे यूनिट वन में आ जाओ। यूनिट वन में वो टेबल छोड़ दिया था ना हमने, ये इतना बेसिक डिस्कशन करके टेबल कंप्लीट कर लेते फीचर्स वाला। नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज रहेंगे, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज ही रहेंगे बोलूंगी मैं। ऑलिगोपोली में स्मॉल नंबर या फिर मैं बोलूँ फ्यू सेलर्स, और मोनोपोली में तो सिंगल सेलर रहेगा।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा कहाँ पे, एक्सट्रीम 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 मोनोपोली में। ओके, और ऑलिगोपोली में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए नन टू सब्सटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। और आपका जो मेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ का मेन फीचर ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे स्लाइड लिखा है इन्होंने, क्योंकि एक्सट्रीम तो मोनोपोली के लिए है ना, एक्सट्रीम तो मोनोपोली के लिए, इसलिए स्लाइड लिखा है मोनोपोलिस्टिक। और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, रीजन बीइंग यहाँ पे आप होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो। देन प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली इलास्टिक बोला ना आपने, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक बोला, लिखना है तो वहां पे ऐड कर लो, परफेक्टली इलास्टिक मतलब ही ईपी की वैल्यू इनफाइनाइट। देन यहाँ पे क्या बोला है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहेगा, ग्रेटर देन वन, मतलब ही रिलेटिवली इलास्टिक बोलूंगी मैं, रिलेटिवली इलास्टिक। इसको मैं और एक तरीके से क्या लिख सकती हूँ, डिमांड कर्व जो रहेगा, फ्लैटर डिमांड कर्व रहेगा, फ्लैटर डिमांड कर्व, डीडी कर्व बोलूंगी। और आपका जो ऑलिगोपोली है, इसका तो डिमांड कर्व कुछ बता नहीं सकते हो, कुछ डिस्कस ही नहीं किया ऑलिगोपोली में हमने ऐसा। या फिर मैं बोलूं, यहाँ पे जो भी प्राइस रिजिडिटी रहेगी तो आप डिमांड को बता ही नहीं पाओगे, या फिर मैं बोलूं ऐसा बोल सकती हूँ कि ड्यू टू प्राइस रिजिडिटी कोई प्राइस चेंज करने ही नहीं जाएगा, प्राइस चेंज करने ही नहीं जाएगा, तो डिमांड चेंज होने का सवाल ही नहीं आता है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ये स्मॉल वर्ड को स्किप कर रही हूँ। मोनोपोली में कैसा रहेगा, कम रहेगा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लेस देन वन, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलूंगी। आया था डिस्कशन, आया था डिस्कशन मोनोपोली में। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टीपर डिमांड कर्व रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, मुझे क्या बोलना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन स्टीपर डिमांड कर्व रहेगा। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट थोड़ा इरेज कर लेती हूँ यहाँ पे। लास्ट पॉइंट क्या है आपका, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे है क्या, प्राइस, नो यू आर प्राइस टेकर हियर, प्राइस टेकर, प्राइस कैसे सेट हो रहा है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से, प्राइस मैकेनिज्म से, मार्केट मैकेनिज्म से, सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ हद तक रहेगा, कुछ हद तक। अगेन ऑलिगोपोली में मैं बोलूंगी बहुत कम रहेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी कम रहेगा, तो सम लिखा है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस, सबसे ज्यादा मोनोपोली में, क्योंकि मोनोपोली में आप बन जाओगे प्राइस मेकर, आप बन जाओगे प्राइस मेकर। ओके, आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। अब 2 मिनट के लिए यूनिट 2 में आ जाओ, 2 मिनट का ही डिस्कशन। यूनिट 2 हमने डिस्कस किया था क्या पढ़ते वक्त, चैप्टर 4 नहीं किया था, क्योंकि हमने चैप्टर 2 के टाइम ही, हमने जब चैप्टर 2 डिस्कस किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 2, हाँ, डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर। ओके, तभी हमने ना ये यूनिट कंप्लीट कर लिया था, बस हमको पता नहीं था तब कि हम चैप्टर 4 का यूनिट 2 कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे किया था याद है क्या आपको, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, ये यहाँ पे जो रहेगा आपका इक्विलिब्रियम रहेगा, और आप इस लाइन पे जो लिख रहे हो वो रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ पे जो लिखते हो ये आपका प्राइस होता है, और ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जो आपका इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, अगर इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड है, तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, कहाँ पे शिफ्ट होता है, राइट में। अगर आपका इंक्रीज इन सप्लाई है, इंक्रीज इन सप्लाई, अगेन शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, कहाँ पे, अगेन राइट में ही जाएगा सप्लाई कर्व। अगर डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड है, तो शिफ्ट होगा आपका डिमांड कर्व, शिफ्ट होगा, किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अगेन डिक्रीज इन सप्लाई है, डिक्रीज इन सप्लाई, तो अगेन शिफ्ट इज गोइंग टू बी देयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सप्लाई कर्व ओरिजिनल। मैं बोलूं अगर मुझे डिक्रीज इन सप्लाई दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, S1 लिखती हूँ इसको, लेफ्ट में शिफ्ट किया मैंने। अगर मुझे इंक्रीज इन सप्लाई दिखाना है तो मैं राइट में शिफ्ट करूंगी, ये रहेगा मेरा S2।
अगर मुझे इंक्रीज इन डिमांड दिखाना है, राइट में शिफ्ट करूंगी डिमांड को, यहां से चला गया यहाँ पे D1। अगर मुझे डिक्रीज इन डिमांड को शो करना है, लेफ्ट में चला जाएगा, दैट इज D2। आई होप इट इज क्लियर। और ना अकॉर्डिंगली आप चूज करोगे आपका नया इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंगली चूज करोगे। और क्या बताना है फिर, नया वाला क्वांटिटी पुराने वाले से बढ़ गया है या कम हुआ है, या फिर नया वाला प्राइस राइज हुआ है या फॉल हुआ है, ये बताना है। ओके, तो ये वाला यूनिट यहाँ पे तो मैं रिवीजन में कवर नहीं करूंगी, कहाँ पे हो गया है मैंने आपको बता दिया है। और आपको अगर रिवीजन करना है तो मैं बोलूंगी आज क्या करना है सबने, ये इलिस्ट्रेशन 1 जो है ना यहाँ पे यूनिट 2 में, प्लीज सॉल्व करना बिना देखे। प्लीज इलिस्ट्रेशन 1 सॉल्व करना यूनिट 2 में जो दिया है, नीचे आपको आंसर्स भी मिलेंगे। मैं बोलूंगी बिना देखे पहले खुद ट्राई करो, कुछ कंफ्यूजन होता है तो ही जाना आंसर्स देखने। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस, उसी को मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोला जाता है। ऐसी प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब क्या हुआ, कुछ अनसोल्ड स्टॉक बचेगा क्या, नहीं। या फिर कुछ अनसप्लाइड डिमांड बचेगी क्या, नहीं। ओके, सारे डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगे, सारा स्टॉक क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब फिर से आ जाओ आप यूनिट 1 में, यूनिट 1 में आना है, यूनिट 1 में आना है, जस्ट अ मिनट। ओके, यूनिट 1 में आ गए। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, ये वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ना हम हमारा फोकस रखेंगे कि हमको फॉर्मूला आता है क्या। ओके, फर्स्ट फोकस इज व्हाट, कि फॉर्मूला लिखने आता है क्या, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना इस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बोलूँ टोटल रेवेन्यू को अपना टीयू वगैरह का फॉर्मूला लगा दो, समेशन ऑफ एमयू लिखते थे ना, टीयू के लिए समेशन ऑफ एमयू, वैसे समेशन ऑफ एमआर बोल सकती हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू। या फिर टोटल रेवेन्यू के लिए और एक फॉर्मूला होता है यूज, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब, मैं बोलूँ एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, नथिंग बट मैं बोलूँ ए आर इज इक्वल टू, ये टोटल रेवेन्यू की जगह पी इंटू क्यू लिख सकती हूँ ना, पी इंटू क्यू अपॉन क्यू, क्यू क्यू चला जाएगा, मतलब मैं ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ ए आर इज इक्वल टू प्राइस, ए आर इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ढूंढोगे, जैसे आप एमयू का फॉर्मूला लिखते थे, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 फॉर सिंगल यूनिट का गैप हो तो, फॉर 1 यूनिट चेंज, अगर 1 यूनिट चेंज है, अगर 1 यूनिट चेंज है, अगर आपका 1 यूनिट चेंज है तो ये वाला फॉर्मूला। मोर देन 1 यूनिट चेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी बोलूंगी मैं, फॉर मोर देन 1 यूनिट चेंज, मोर देन 1 यूनिट चेंज। ओके, यूटिलिटी के लिए कभी आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट दैट डजंट मीन कि आएगा नहीं, डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करके आ सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या रहेगा फिर फॉर्मूला आपका, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 फॉर 1 यूनिट चेंज रहेगा ये, फॉर 1 यूनिट चेंज। मैं बोलू फिर एम आर 5 अगर ढूंढना है तो मैं क्या लिखूंगी, टी आर 5 माइनस टी आर 4 लिखूंगी, दैट इज 5 माइनस 1 इज नथिंग बट 4। और अगर मोर देन 1 यूनिट का गैप है तो, मोर देन 1 यूनिट का गैप है तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टी आर मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, डेल्टा टी आर मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज चेंज के लिए डेल्टा यूज कर रही हो, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ओके, आई होप फॉर्मूला यहाँ तक सबको याद आ रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक तो फॉर्मूला सबको याद आ रहे हैं। अब ना मार्जिनल रेवेन्यू के लिए ना एक एडिशनल फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बोलूंगी मैं,
डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, मतलब क्या करना है, जब भी ना आपको टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन दे देंगे, उसका डेरिवेटिव निकालो। मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढो, मतलब ही क्या है, उसका डेरिवेटिव निकालो। आपको ट्वेल्थ बोर्ड में डेरिवेटिव चैप्टर हुआ है, इवन आपके फाउंडेशन के सिलेबस में भी आई गेस थोड़ा बहुत पार्ट है, और नहीं भी है तो मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा है, उतना डेरिवेटिव इनफ है। इकोनॉमिक्स के लिए उतना ही इनफ है डेरिवेटिव। ओके, तो मैं बोलूंगी कैसे ढूंढोगे, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन दिया है, तो मैं बोलूंगी उसका डेरिवेटिव निकालना, मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। डेरिवेटिव मतलब डी/डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो मे बी ये ऐसा लिखा हुआ भी दिख सकता है आपको, फॉर्मूला जो है ना ऐसा भी लिखता है कभी कभी, या फिर कभी कभी डी/डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू ऐसा भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? और ये जो आप बताते हो ना, ये आप डेरिवेटिव निकाल कर एमआर बताओगे। थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, याद रखना है, थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, याद रखना है। और एमआर के लिए ना इस चैप्टर में, एमआर के लिए ना इस चैप्टर में और एक फॉर्मूला है, देखा जाए तो फोर्थ वन फॉर्मूला है ये। क्या फॉर्मूला है? ए आर इंटू E-1/E। ए आर इंटू E-1/E। ई मतलब क्या है आपका? प्राइस इलास्टिसिटी, बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी। आई होप याद आ रहा है। भूल गए हो क्या ये फॉर्मूला? बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल गए होंगे। अब मैं अगर आपको बोलूं, इस फॉर्मूला में मैं आपको देती हूँ कि ई की वैल्यू 1 है, समझो ई की वैल्यू 1, तो मुझे बताओ एमआर की वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करके देखना। ए आर की वैल्यू वी डोंट नो, फिर भी हम बता सकते हैं ना, ई की वैल्यू 1 है, 1 रख दो ना वहां पे। ए आर इंटू 0/1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा मुझे बोलो? 0 इंटू एनीथिंग, या फिर 0 डिवाइडेड बाय, मैं बोलूँ क्या आएगा फाइनल आंसर? क्या आएगा आंसर फाइनल? चेक करना है एक बार। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है 0/1 मैम 1 आता है बोलकर। मैं बोलूँ अपना, आपका अगर मैथ्स क्लियर नहीं है अच्छे से, तो आप एक बार क्या करो, आप एक बार क्या करो, कैल्सी को चेक कर दो। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो कैल्सी पे करके चेक करो, 0/1 जीरो आता है। और 0 इंटू एनीथिंग, एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 0 आता है फाइनल आंसर। मतलब एमआर के इस फॉर्मूला में अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया ई की वैल्यू 1 है, एमआर कितना रहेगा, आपने तुरंत बोलना है ये फॉर्मूला याद करके कि एमआर की वैल्यू 0 रहेगी। अगर इन्होंने पूछा ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो एमआर कैसा रहेगा सोच के देखो। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वाला नंबर रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वाला, मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा? एमआर विल बी पॉजिटिव नंबर। एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो क्या? नहीं, तो वो डिपेंड करेगा वैल्यूज क्या है। बट इतना तो क्लियरली बता सकते हो, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एमआर पॉजिटिव आएगा, और अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो एमआर, देखो सोच के देखो, यहाँ पे आपने लेस देन 1 मतलब 0.5 लिखा, मतलब ये ओवरऑल नंबर न्यूमरेटर का नेगेटिव में जाएगा, तो फाइनल आंसर नेगेटिव में जाएगा। सो एमआर विल बी निगेटिव। ओके, अब मैंने सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किया है, टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया है, सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किया है। टीआर का पी इंटू क्यू, आगे क्या है देखो, बस फॉर्मूला देखो अभी के लिए। ए आर के लिए क्या लिखा है? टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। ए आर इज नथिंग बट पी। मार्जिनल रेवेन्यू के देखो फॉर्मूला, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, ये पढ़ा है हमने फॉर मोर देन 1 यूनिट चेंज के लिए। और फॉर 1 यूनिट चेंज के लिए क्या यूज करते हो? एम आर एन इज इक्वल टू TRN-TRN-1। सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रही हो, मैं कॉन्सेप्ट में नहीं गई हूँ। टीआर के लिए ये भी फॉर्मूला चल जाएगा ना, समेशन ऑफ एमआर। देन एमआर के लिए मैंने बोला आपको डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, डी/डी क्यू ऑफ टीआर। टीआर बोलकर एक इक्वेशन दे देंगे, ओके, उस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लोगे तो एमआर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए हैं तो कुछ स्किप कर रही हूँ ऐसा समझना नहीं है। और ये भी हमने डिस्कस किया अभी, एमआर का फॉर्मूला, एमआर इज इक्वल टू ए आर इंटू E-1/E। अगर ई की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हम बता सकते हैं एमआर 0 है।
ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव रहेगा, ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो एम आर नेगेटिव रहेगा। दैट्स इट, इतना ही डिस्कशन किया है हमने। ओके, सिर्फ हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट में अभी तक गए नहीं है। आज के लिए रिवीजन क्या करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। आज के लिए हमारा रिवीजन यहीं पे रोक देंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।